हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट वन में आपने अर्ली फेज और मिडेवल फेज पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसका थर्ड फेज यानी हाई फेज, जिसे हम सिंक्योसेंट्रो भी बोलते हैं इटालियन में। अब हम देखेंगे हाई फेज में ह्यूमनिज्म के लिए लिटरेचर में किसने अपना क्या योगदान दिया। तो देखिए, जब हाई फेज चल रहा था ना, तो इसमें जो इटालियन लिटरेचर कल्चर था वो काफी ज्यादा पीक पे था। मतलब इस टाइम पे काफी सारी लिटरेचर लिखे गए थे, बहुत सारी कविताएं पोयम वगैरह लिखी गई थी इस समय पर, और काफी ज्यादा नॉलेज का विस्तार हो चुका था। और ये जो लिटरेरी कल्चर था ना, ये फ्लोरेंस से लेके रोम तक, रोम क्या है, इटली की राजधानी, तो फ्लोरेंस से लेके रोम तक ये काफी ज्यादा फैल चुका था, ये जो कल्चर था लिखने का, लिटरेचर का। और देखिए, इस टाइम पीरियड में जो चर्च हुआ करते थे उन्होंने भी अपना संरक्षण दिया था, है ना, उन्होंने भी प्रोटेनेज दिया था। चार मेन शैलियों को, मतलब लिखने की जो कलाकारी होती है ना, शैली होती है, उनको ना इन्होंने संरक्षण दिया था। अब वो देखिए, चार शैलियां कौन कौन सी थी: एपिक्स और पोस्टोरल पोएट्रीज, प्लेज एंड हिस्ट्री। तो एपिक्स मतलब होते हैं महाकाव्य। जैसे हमारे यहाँ पर महाभारत रामायण एपिक्स है ना, वैसे ही उनके में भी एपिक्स हुआ करती थी, जो बड़े बड़े महाकाव्य होते थे। और पेस्टोरल मतलब जो देहाती, जो गांव की जो कहानियां होती है ना, पोइट्री वगैरह, और ये सब जो देहाती मतलब गांव में जो बोली जाती हैं, जो कहानियां होती हैं गांव की, वो सब। और प्लेस मतलब नाटक वगैरह, जितने भी नाटक किए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत का नाटक किया जाता है, वैसे वहां पे भी नाटक किए जाते हैं। और उनकी जो हिस्ट्री थी, तो इन सब चीजों को, जो लिटरेचर था ना, उनको संरक्षण दिया गया था। और देखिए, जो निकोलो मैचिविली ने एक ना वो लिखा था, प्ले लिखा था, जिसका नाम था मैंड्रागोला। तो इसमें इन्होंने अपने प्ले में ना रेनेसेंस सोसाइटी के बारे में दर्शाया है। अगर आप उसका यूट्यूब पे भी अगर आप इसका प्ले देखोगे ना, तो उसमें जो भी वो करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं ना, वो एक सोसाइटी को दर्शा रहे हैं कि जो रेनेसेंस सोसाइटी है वो कैसी होती है, तो उनके प्ले में वो रिफ्लेक्ट होती है। अब देखिए हाई फेज की पेंटिंग को। अब देखिए, जब हाई फेज का पीरियड चल रहा था तो उस टाइम पे जो रेनेसेंस का जो पीरियड था, वहां पे एक बहुत ही महान आर्टिस्ट हुए थे जिनका नाम था राफेल। इन्होंने कई सारी अपनी जो पेंटिंग्स बनाई है वो ह्यूमनिज्म पे बेस बनाई है, जैसे कि आपको इनकी इमेज भी दिख रही होगी और साथ में इनकी पेंटिंग्स भी दिख रही होंगी। तो आप अगर इनकी पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको सब ह्यूमंस दिखेंगे। मतलब जितनी भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है ना, सब ह्यूमंस पर बनाई है। तो इन्होंने अपनी पेंटिंग के माध्यम से ह्यूमनिज्म पे जोर दिया, है ना, आदमी को दिखाया, सिंबल ऑफ विजडम दिखाया। और जो आदमियों की जो स्किल्स है ना, उन पर भी इन्होंने जोर दिया, जो ह्यूमन की जो स्किल्स होती हैं। अब देखिए, दो इटालियन मूर्तिकार भी थे जिनका नाम था डोनटेलो और मिचेल एंगलो। तो इन्होंने भी स्कल्पचर्स बनाए थे ह्यूमनिज्म के ऊपर, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। एक तो है डोनाटेलो और दूसरे वाले हैं ये मिचेल एंगलो। अब आप इनकी ना वो देख सकते हैं स्कल्पचर्स। इन्होंने देखिए, जितनी भी आप इनके स्कल्पचर्स देख रहे हैं ना, ये सब ह्यूमन है ना, ह्यूमनिज्म पे इन्होंने सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं। और देखिए, रेनेसेंस के टाइम पर ये ना नॉन रिलीजन थीम पर भी बनाने लगे थे, जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे ना, ये जो आदमी वगैरह खड़े हैं और ये शायद औरतें वगैरह खड़ी हैं, तो ये नॉन रिलीजन पे भी बनाने लग गए थे। अब ये रिलीजन बेस्ड नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह नहीं बनाते थे, क्योंकि आप अगर आखिरी फोटो भी देख सकते हैं, वो जो व्यक्ति उनकी गोद में लेटा हुआ है वो कौन है, जीसस क्राइस्ट है। तो ये रिलीजन, नॉन रिलीजन पे भी बनाते थे, रिलीजन पे भी बनाते थे। और इनका ना मेन फोकस ह्यूमन एनाटॉमी और इमोशंस पे होता था। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब शरीर, मतलब उनका जो पूरा शरीर है ना ह्यूमन का, उस शरीर के ऊपर पूरा काम जोर देते थे कि एक एक चीज बारीकी से बनाते थे। मतलब ऐसा लगता था जो मूर्ति वो बनाई बिल्कुल रियल इंसान को ही पुतला बना के खड़ा कर दिया, बिल्कुल इतनी रियल बनाई करते थे वो। और उनके इमोशंस बेस्ड बनाया करते, जैसे आपने आखिरी फोटो देखी ना, वो जो आखिरी फोटो में जीसस क्राइस्ट जब सूली पे चढ़ जाते हैं ना, जब उनकी मौत हो जाती है, तो वो जो गोद में लेटे हुए मरे हुए जीसस क्राइस्ट की वो मूर्ति बनाई गई है वहां पर। तो ये इमोशंस को भी दर्शाते हैं और ह्यूमन एनाटॉमी को भी दर्शाते हैं। अब हमने तीनों फेज पढ़ लिए कैसे रेनेसेंस के टाइम पे ह्यूमनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था। अब हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंट इन साइंस एंड फिलोसफी। अब देखिए, इटली में 15वीं सेंचुरी में काफी ज्यादा ना साइंटिफिक योगदान देखने को मिला। मतलब वहां पे कई कई नई चीजें खोजी जा रही थी, नई नई थ्योरीज दी जा रही थी। जैसे कि आपको याद होगा, मैंने शायद पहले भी आपको निकोलस कॉर्पनिकस के बारे में बताया था। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, इन्होंने बताया था कि जो सूरज के सेंटर में है और जितने भी बाकी के प्लेनेट है वो इसके अराउंड चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं।
फिर आपने एक और बड़ा नाम सुना होगा, गैलीलियो गैलीली। इन्होंने भी इनके आइडियाज को सपोर्ट करा था और इन्होंने टेलीस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करा था सेलेस्टियल बॉडीज को, जो मीटियोर्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। तो वो टेलीस्कोप की मदद से देखा करते थे कि हाँ ये कहाँ घूम रहे हैं, स्टार्स को देखा करते थे, वो कौन सा पैटर्न बना रहे हैं, इन सब चीजों पे ज्यादा जोर देते थे ये। वहीं देखिए बायोलॉजी में भी काफी तरक्की हो चुकी थी। इन ह्यूमन एनाटॉमी जो वेसेलियस थे और सर्वेटस और हार्वे, इन्होंने भी काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली थी। ह्यूमन एनाटॉमी मतलब ह्यूमन शरीर पर इन्होंने काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली थी। ह्यूमन का शरीर कैसे काम करता है इन्होंने ये सब पता लगाया था। और जो हार्वे थे ना, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड कैसे पूरे शरीर में घूमकर आता है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था। जैसे कि आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, इन्होंने हाथ ले रखा है, इस पे वो बांध रखा है कपड़ा और नर्व्स दिख रही हैं और इसमें ये ब्लड सर्कुलेशन आपको दिख रहा होगा, है ना। तो उस टाइम पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था। और इन्होंने जब ये महारत हासिल कर ली थी ना, काफी ज्यादा स्टडीज कर ली थी, तो ये फिर चैलेंज करने लग गए थे जो चर्चेज वगैरह होते थे ना उनको, मतलब उनकी जो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो कुप्रथा होती थी ना, मतलब ऐसी प्रथा जो ह्यूमन बॉडी को नुकसान पहुंचाती थी, तो ये उनको चैलेंज करने लग गए। और देखिए रेनेसेंस के पीरियड में फिलोसफी का भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, नए नए फिलोसफिकल आइडियाज भी आने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टोइसिज्म, ये काफी सारे नए नए आइडियोलॉजी आ चुकी थी। तो मैं एक एक करके अब आपको समझाऊंगा कि किस आइडियोलॉजी का क्या मतलब है। तो देखिए सबसे पहले है स्टोइसिज्म। तो देखिए इस आइडियोलॉजी का ये कहना है कि हमें अपने जो इंद्रिय है ना उन पे काबू करना चाहिए, है ना। जो हम क्या देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारा जो मन है ना, हम इधर उधर भटकते रहता है, जब भी कोई काम नहीं करते इधर उधर मन भटकता है, तो हमें उसको पकड़कर एक काम पर लाना होता है ना। तो खुद पे एक सेल्फ कंट्रोल की जो आइडियोलॉजी है ना, उसी को हम बोलते हैं स्टोइसिज्म। दूसरी है एपिक्यूरिनिज्म। तो देखिए ये जो आइडियोलॉजी है ये कहती है भगवान पे विश्वास नहीं रखती, मतलब ये कहते हैं कि भगवान होते ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं ना ह्यूमन और यूनिवर्स है, इनके बीच में कोई भी गॉड नाम का व्यक्ति नहीं है। इस आइडियोलॉजी का ये मानना है। ये सिर्फ मानती है कि सब अपने आप हो रहा है, गॉड यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इस आइडियोलॉजी का मानना है कि जो ह्यूमन है ना, सिर्फ वही ये सब कुछ, वही अपनी जिंदगी खुद चलाता है, खुद ही सब करता है, यहाँ पे भगवान नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी ये मानती है। अगली आइडियोलॉजी है स्केप्टिसिज्म। तो देखिए जो व्यक्ति इस आइडियोलॉजी को रखता है उसका ये मानना होता है कि जब तक मैं कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देख लेता या फिर कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं देख लेता, तब तक मैं उस चीज को सही नहीं मानूंगा, है ना। मतलब किसी ने भी, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया, लेकिन जब तक आप, भले ही उसने करा हो, लेकिन जब तक आप प्रूफ नहीं देख लेते, एविडेंस नहीं देख लेते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि उसने उस व्यक्ति को मारा है। तो इसी आइडियोलॉजी को स्पेक्टिसिज्म बोला जाता है। अब देखिए एक फिलोसोफर थे बल्ला नाम के, आपको इनकी इमेज भी दिख रही होगी। तो इन्होंने काफी ज्यादा जोर दिया एपिक्यूरिनिज्म पर। इसका मतलब ये था कि वो भगवान पे विश्वास नहीं करते थे, वो सिर्फ ह्यूमन को ही प्रेफर करते थे कि ह्यूमन अपनी लाइफ का खुद अपना दाता होता है ना। मतलब जो उसकी लाइफ चल रही है ना, वो उसका पूरा जिम्मेदार कौन है, ह्यूमन होता है ना। उसके हाथ में होता है एक अच्छी लाइफ जीना। अगले हैं लियोनार्डो दा विंची। तो इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, इनकी एक फेमस पेंटिंग भी थी मोनालिसा। तो जो लियोनार्डो विंची थे ये मल्टी टैलेंटेड थे, ये पेंटिंग भी कर लेते थे और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह साइंस में भी इन्होंने काफी ज्यादा योगदान दिया है। और ये फिलोसफिकली भी सोचते थे, आइडियोलॉजी भी देते थे, ये फिलोसोफर भी थे बहुत बड़े। तो इन्होंने ना एक्सप्लोर करा था इंडक्टिव मेथड को। तो देखिए इंडक्टिव मेथड ना जनरल ऑब्जर्वेशन से चलता है। इसमें क्या होता है कि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो आपने देखा कि अच्छे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं वो अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं, तो ये एक आपकी जनरल ऑब्जर्वेशन हो गई। इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अच्छा बच्चा है जो पढ़ाई करेगा वो अच्छा रिजल्ट लाएगा, तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। तो इसी को बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी एक जनरल ऑब्जर्वेशन से आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल निकाल लोगे। जैसे कि आपने सुना होगा बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, तो ये भी क्या एक इंडक्टिव मेथड है। मतलब आपने कैसे पता लगाया कि आपने देखा कि लोग बादाम खा रहे हैं और उनकी जो दिमाग की क्षमता है वो बढ़ जा रही है, तो ये भी एक मेथड है इंडक्टिव मेथड। मतलब ऐसे ही आप जनरल ऑब्जर्वेशन करें और जनरल कंक्लूजन निकाल लें। तो यही लियोनार्डो दा विंची ने एक्सप्लोर किया था। और देखिए जो निकोलो मैचिवेली थे ना, इन्होंने ना वकालत करी थी एक सेक्युलर गवर्नमेंट की। मतलब ये चाहते थे कि जो सरकार होनी चाहिए वो किसी भी धर्म का साथ नहीं देना चाहिए किसी भी सरकार को। तो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी द प्रिंस, उसमें इन्होंने सेक्युलर गवर्नमेंट के बारे में लिखा था, अपनी फिलोसफिकल आइडियाज दिए थे। और आप ऐसा मान सकते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है ना, इसकी शुरुआत भी इसी किताब से हुई थी।
अब हम पढ़ेंगे रेनेसेंस बियॉन्ड इटली। अब हमने देख लिया कि इटली में रेनेसेंस कैसे आया, कैसे इटली में इतना परिवर्तन हो गया था, है ना। अब हम देखेंगे कि इटली के अलावा बाकी देशों में रेनेसेंस कैसे आया और वहां पे उसने क्या क्या चेंजेस किए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जर्मनी। तो देखिए जो जर्मनी है ना वो इटली के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, आपस में है ना, आसपास है दोनों देश। तो इटली में जब ह्यूमनिज्म फैल चुका था तो इसने ना जर्मनी को भी इन्फ्लुएंस करा। तो 15th सेंचुरी में जर्मनी में भी ह्यूमनिज्म की शुरुआत हो चुकी थी। और देखिए जर्मनी के कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इटली में पढ़ने आते थे, है ना। जैसे कि हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं ना पढ़ने के लिए, तो वैसे ही जर्मनी से बहुत सारे स्टूडेंट्स इटली में रहे थे। तो इसने भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, उनको भी रेनेसेंस के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में पता चलेगा। फिर वहां से वो अपने देश ये सब फिलोसफिकल आइडियाज और ये सब चीजें ले जाएंगे। इसकी वजह से जर्मनी में भी काफी ज्यादा नए नए फिलोसफिकल आइडियाज आ गए थे। तो जर्मनी की जो सिटीज थी जैसे कि ऑग्सबर्ग्स और न्यूरेमबर्ग्स, तो जर्मनी में यहाँ पे काफी ज्यादा रेनेसेंस देखने को मिला। अब देखिए जर्मन के दो ऑथर्स थे, उल्रिच वॉन हंटेन और क्रोटोस। तो इन्होंने ना लिटरेचर का यूज करा ह्यूमनिज्म को प्रस्तुत करने में। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा, एक बुक लिखी, एक लिटरेचर लिखा, द लेटर्स ऑफ ऑब्सक्योर मैन। तो ये इस लिटरेचर के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस सिस्टम में होने वाले करप्शन को दिखाते हैं कि कैसे पॉलिटिकल में करप्शन चल रहा है ना, सिस्टम में करप्शन चल रहा है, उसको एड्रेस करते हैं। और चर्चेस के जो इश्यूज है उनको भी ये एड्रेस करते हैं। अगला है नीदरलैंड। अब देखिए नीदरलैंड में एक डच रेनेसेंस फिगर थे जिनका नाम था इरेस्मोस। इसकी आपको इमेज भी दिख रही होगी। तो उन्होंने एक व्यंग का इस्तेमाल करा जिसका नाम था प्रेज ऑफ फॉली। इसकी भी फोटो आपको दिख रही होगी। तो ये इन्होंने जो व्यंग यूज करा ना, इसमें ये क्रिटिसाइज करते हैं सोशल इश्यूज को, है ना, जो समाज में जो भी जितने भी मुद्दे हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये प्रमोट करते हैं रैशनल क्रिश्चियन टेनेट्स को। रैशनल क्रिश्चियन टेनेट्स मतलब यानी जो क्रिश्चियनिटी है ना उसमें जितनी भी प्रथाएं हैं, जितने भी वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो उनके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। तो उसको ये प्रमोट करते हैं कि बिना किसी लॉजिक के कोई भी प्रथा हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। और देखिए इरेस्मुस ने नेचुरलिज्म, टॉलरेंस और ह्यूमनिस्टिक नॉलेज पर ज्यादा जोर दिया। अब वहीं नीदरलैंड में एक पेंटर थे जिनका नाम था जैन वैन। इनकी भी आपको इमेज दिख रही होगी। तो ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी पेंटिंग बनाते थे। ये ह्यूमनिज्म पर ही पेंटिंग बनाते थे। इनकी आपको पेंटिंग दिख रही होगी जिसमें आपको ह्यूमंस दिख रहे हैं। तो इनकी पेंटिंग ना काफी ज्यादा फेमस थी हॉलैंड और आसपास के नेबरिंग रीजन में। अब हम देखेंगे फ्रांस। तो देखिए फ्रांस में रेनेसेंस लिटरेचर की वजह से आया था। वहां पे दो महान साहित्यकार थे जिनका नाम था रेबेलेस और मॉन्टेज। तो इन्होंने अपना साहित्य लिखा और ये अपने लिटरेचर के दम पर इन नॉर्म्स को चैलेंज भी करते थे। और फ्रांस में साइंस के अगर हम फील्ड की बात करें तो वहां पे जो वेटे थे, जो इनकी आपको इमेज भी दिख रही होगी, इन्होंने अपना काफी ज्यादा योगदान दिया। इन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा पे ध्यान दिया और सर्जिकल टेक्निक्स पे भी ध्यान दिया। तो इनके काम ने ना फ्यूचर मूवमेंट्स के लिए जो ग्राउंड वर्क है उसको सेट कर दिया था। यानी इन्होंने शुरुआत कर दी थी सर्जिकल नई नई टेक्निक्स ढूंढने में। अब वहीं पर से जो आगे के मूवमेंट्स है वो इसमें आगे से यहीं से स्टार्ट कर सकते थे और नई नई चीजें उसमें एड ऑन कर सकते थे। और इन्होंने मॉडर्न अलजेब्रा में भी नई नई चीजें ढूंढ ली थी। अगला है स्पेन। तो देखिए अगर हम स्पेन के रेनेसेंस की बात करें तो वहां पे हमें काफी ज्यादा आर्ट और लिटरेचर का फ्लरिशमेंट देखने को मिलता है। यानी वहां पे आर्ट और कल्चर और जो लिटरेचर है वो काफी फला फूला। तो देखिए जो स्पेन का जो आर्ट और लिटरेचर था ना वो इन्फ्लुएंस था इससे फ्लेमिश एंड इटालियन स्टाइल से। फ्लेमिश एक शहर का नाम है जो स्पेन के अंदर है, और इटालियन स्टाइल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो वहाँ का आर्ट और लिटरेचर है वो इन्फ्लुएंस था। और देखिए आपको स्पेनिश पेंटिंग में भी ह्यूमनिज्म देखने को मिलेगा। जैसे कि एक पेंटिंग का नाम है लुइस दी मोरेल्स। तो आपको देखिए एक वुमन दिख रही होगी चाइल्ड के साथ, तो यहाँ पे भी ह्यूमनिज्म दिखाया गया है। और एक और पेंटिंग है एल ग्रीको की। तो आपको देखिए ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं ना, इनका नाम है एल ग्रीको। तो इनकी जो पेंटिंग हुआ करती थी ना वो रिलीजन के ऊपर बेस होती थी और ये इमोशंस को इंटेंट करते थे। तो देखिए आपको इमेज दिख रही होगी। इसमें आपको देखिए जीसस दिख रहे होंगे और परियां वगैरह, एंजल्स वगैरह दिख रही होंगी। तो ये रिलीजन बेस इनकी जो पेंटिंग हुआ करती थी और ये इमोशन डिपिक्ट करते थे। अगर वहीं हम लिटरेचर की बात करें तो जो वहाँ पे एलिगोरिकल जो प्ले था ना वो काफी ज्यादा फेमस था। तो आपको देखिए इमेज में ये जो दिख रहा है ना, ये प्ले है, ये पूरा ये किसके द्वारा लिखा गया था, लोप दे वेगे के द्वारा। तो आपको इनकी इमेज भी दिख रही होगी दिखने में कैसे है। तो ये बहुत बड़े प्ले राइटर थे और इनके जितने भी वो होते थे ना, प्ले होते थे, वो काफी ज्यादा हैप्पी एंडिंग होती थी उनमें। मतलब अंत में क्या था,
सब हैप्पी हो जाते थे। और इनके जो प्ले होते थे वो एलेगोरिकल वर्क पे बेस होते थे। तो देखिए एलेगोरिकल का मतलब क्या होता है। एलेगोरी एक टाइप की ऐसी रिटन फॉर्म होती है, मतलब लिखने की एक ऐसी शैली होती है जिसमें जो भी व्यक्ति लिखता है ना वो या तो किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी ऑब्जेक्ट का यूज करके कोई भी कहानी बनाता है ना। हमने कोई भी कहानी बनाई, उसमें कोई व्यक्ति है ना, कोई जगह पर है ना, और उसमें कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज हो रहा है। तो ये जो पूरी हमने कहानी बनाई ना इन सब चीजों का यूज करके, ऐसे बोलते हैं एलेगोरिकल वर्क। तो इनके ऊपर ये जो लोप डे वेगा थे ना, इन्होंने प्ले लिखा था। और ये अपने प्ले के माध्यम से जो एलिट लोग हुआ करते थे, यानी जो अमीर लोग हुआ करते थे, उनके अपोजिशन में थे, यानी उनको विरोध में दिखाते थे। क्योंकि वो दिखाते थे कि जो एलिट लोग हैं वो मनमानी करते हैं, गरीबों पे अत्याचार करते हैं। वो अपनी स्टोरी के माध्यम से, अपने प्ले के माध्यम से जो स्पेन है उसकी ग्रेटनेस को दर्शाते थे, उनकी तारीफ भी करते थे। अब लास्ट हमारा बचा है इंग्लैंड। अब देखिए जो इंग्लैंड का जो रेनेसेंस था वो भी ह्यूमनिज्म से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था। और इंग्लैंड में भी जो फिलोसफी थी और लिटरेचर था वो भी काफी ज्यादा फले फूले। और देखिए थॉमस मोर, जिनकी आपको इमेज भी दिख रही होगी, इन्होंने अपनी किताब लिखी थी यूटोपिया नाम से। तो यूटोपिया जब इन्होंने किताब लिखी तो उसके माध्यम से ये सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं और रिफॉर्म की मांग करते हैं। मतलब ये अपनी बुक के माध्यम से चाहते थे कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए। इंग्लैंड में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था फ्रांसिस बैकन। इन्होंने इंडक्टिव लर्निंग की एडवोकेट करी, यानी वकालत करी। मतलब ये चाहते थे कि जो लोग हैं वो इंडक्टिव लर्निंग करें। और इंडक्टिव लर्निंग को आप ऐसे समझ सकते हैं, जनरल नॉलेज वाली चीज है, मतलब लोगों को जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अब इंग्लैंड के अगर हम लिटरेचर की बात करें तो वहां पे जो चौसर थे उन्होंने अपनी कहानियां लिखी थी जिसका नाम था कैंटरबेरी टेल्स। और स्पेंसर ने भी अपनी कहानी लिखी थी जिसका नाम था द फेरी क्वीन। तो इन्होंने, इनकी जो कहानियां थी ना ये ह्यूमनिज्म पे बेस्ड थी। और इनकी आप इमेज भी देख रहे होंगे, जैसे कि आपको ये टेल्स दिख रही है ना, कैंटरबेरी टेल्स, और दूसरी है फेरी क्वींस। तो ये जो दोनों पोयम है और टेल्स है ना, ये ह्यूमनिज्म पे बेस है। और देखिए आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, इनका नाम है शेक्सपियर्स, आपको इमेज भी इनकी दिख रही होगी। तो ये ह्यूमन इमोशन पे ज्यादा फोकस करते थे और ह्यूमन के स्ट्रगल पर। इन्होंने जितने भी अपने प्ले लिखे हैं ना वो सारे ह्यूमनिज्म को दर्शाते हैं, ह्यूमनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए तो जो इटालियन में रेनेसेंस आया था ना उसने पूरे यूरोप को इम्पैक्ट किया था ना। जैसे इटालियन में रेनेसेंस आया वैसे वो पूरे यूरोप में फैल चुका था। वहां के जितने भी लोग थे अब वो सब ह्यूमनिज्म की बात करने लग गए थे, ह्यूमनिज्म को ज्यादा जोर देने लग गए थे। वो अपनी आर्ट और पेंटिंग की मदद से लोगों को ह्यूमनिज्म के बारे में बताने लगे थे। तो जो ह्यूमनिज्म था वो आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी, साइंस एंड प्ले, इनके माध्यम से पूरे यूरोप में फैल चुका था। और इसने सोसाइटीज की वैल्यू और एस्पिरेशन को शेप दिया। तो देखिए मैंने आपको इतने सारे नाम बताए, इतने सारी इमेजेस दिखाई हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा आपको ज्यादा से ज्यादा नाम याद हो जाए, क्योंकि आप जितने ज्यादा नाम लिख कर आएंगे पेपर में आपको उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, है ना। किसने अपना क्या योगदान दिया वो आपको पता होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।